आज हम लोग हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। यानी कोई ठोस पदार्थ है वो सीधा द्रव में परिणत हुए बिना सीधे वाष्प में परिणत हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वाष्पन है, उबलना है, संघनन है, ऊर्ध्वपातन। तो क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ अगर सीधे बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प में कन्वर्ट हो जाए तो वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। दूसरा क्वेश्चन है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, सुराही को, एक सुराही लिए थे। सुराही में जब जल भरते हैं और जल भर के इसको बंद कर देते थे तो क्या होता था कि सुराही में छोटा छोटा छिद्र होता है जो क्या करता है, जल इससे बाहर आने लगता है और वहां पर बाहर में वातावरण में जो वायु है उसके जरिए संपर्क होने के बाद यहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब वाष्पन की प्रक्रिया शुरू होती है तो क्या क्या होता है, जल को चाहिए होता है, जल को चाहिए होता है एनर्जी। तो वो क्या करता है, भीतर में जो जल है, भीतर में जो जल है इससे वो अपना एनर्जी लेता है। जब वो अपना एनर्जी लेता है तो अंदर के पानी का जो तापमान होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। अंदर का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इससे क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है। इससे क्या पता चला कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? वैसे वैसे बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जब जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग पहाड़ पर जाते हैं, किसी भी ऊंची जगह पर जाते हैं, तो वहां क्या होता है, वायुमंडल का जो दाब होता है या वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होने लगता है। यानी जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। तो जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वहां पे द्रव का क्वथनांक भी हटने लगेगा। यानी ऊंचाई पे कोई पानी जैसे जमीन पे कोई पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो ऊंचाई पे वही पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम या 70 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी 100 डिग्री से कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, घटता है। यानी इसका दूसरा ऑप्शन चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गैसीकरण है, ऊर्ध्वपातन है, संघनन है, जमना। यानी कि जमना तो बिल्कुल नहीं होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया या सब्लिमेशन हो गया। गैसीकरण भी नहीं हुआ, यानी कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, संघनन। यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी ठोस क्या होता है, द्रव में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? यानी कोई बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ टुकड़ा पिघल गया, क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, द्रवनांक कहलाएगा। यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। क्वथनांक में क्या होता है, क्वथनांक में पानी उबलने लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कणों पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई पदार्थ रहता है, ये पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है और हर कण को एक बल अपने ओर आकर्षित करता है यानी खींचता है। वो क्या होता है, वो बल क्या होता है, अंतराअनुक बल होता है। ओके, यानी इसका तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? वाष्पन, विसरण, संघनन, द्रवन। तो क्या कहलाएगी, वाष्पन तो ये होगा नहीं, संघनन भी नहीं होगा, द्रवन भी नहीं होगा, ये विसरण हो जाएगा। विसरण यानी कि फैल जाना या घुल जाना, वातावरण में घुल जाना या फैल जाना, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब आ जाते हैं आठवां नंबर, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ जल से हल्की होती है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो बर्फ का टुकड़ा जल पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ जो होती है ना वो जल से हल्की होती है। अगर आप एक लोहे का कील ले लीजिए, उसको आप पानी में डालिए तो देखेंगे कि आप लोहे का कील जो है पानी के अंदर चला जाता है, यानी पानी के तल में जाके बैठ जाता है। लेकिन बर्फ को आप अगर पानी पे रखिएगा तो वो तैरने लगेगी। इसका रीजन यही है कि बर्फ का जो घनत्व होता है वो बर्फ जो है जल से हल्की होती है और लोहे का कील जो होता है वो भारी होता है। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होगा? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमारा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में आपका दिया हुआ है। इसमें करना कुछ नहीं रहता है केल्विन के लिए, बस इसमें आप क्या करेंगे,
273 जोड़ देंगे तो आपका टेम्परेचर कितना दिया है, तापमान कितना दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस। करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे 273.15 इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 373.15। चलिए हमारा राइट आंसर ये है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, यानी केल्विन में दिया हुआ। पहले क्या था, केल्विन लिख देते हैं। पहले क्या था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में था, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना था। अब केल्विन में ही दिया हुआ है, अब इसको सेल्सियस या सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करेंगे, इस अमाउंट में, इस ये जो माप दिया हुआ है, ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है, इसमें 273.15 को घटा देंगे, तो हमारा सेल्सियस में मान निकल जाएगा। हमारा टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, इतना केल्विन दिया हुआ है। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें 273.15 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 400 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारा वैल्यू निकल जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस। हमारा ये राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? निम्न ताप, उच्च दाब, उच्च ताप, इनमें से कोई नहीं। तो सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण उच्च ताप होता है। 12 नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? जब गैस को गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जब गैस को गर्म करेंगे तो इसका आयतन जो होता है वो हमेशा बढ़ जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं विलंब से, जल्द, उमस के कारण, ठंडक के कारण। जब हम लोग जब देखते हैं हम लोग की मौसम खराब है, जब हम क्या होता है, जब देखते हैं कि बारिश का मौसम हो जाता है या फिर बरसात के टाइम में, या मौसम जब खराब रहता है, धूप वूप नहीं निकलती है, तो उस टाइम जब हम लोग कपड़े क्या करते हैं, सूखने देते हैं, तो क्या कपड़ा जल्दी सूखता है? बिल्कुल नहीं सूखता, बहुत लेट से सूखता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विलंब से। 14 नंबर, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा कि जब खुली जगह पर, जहां पर हवा आ रही है या बहुत हवा आ रही है, या फिर अपने अपने रूम में पंखा चला दीजिए, तो वहां पर आप देखिएगा कि वहां पे जो पानी का वाष्पन क्या होगा, तेजी से, वहां पानी क्या होगा, तेजी से सूख जाएगा, यानी वो तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आते हैं सही गलत का, यानी ट्रू और फॉल्स है, सही गलत का चयन करेंगे। तो पहला क्या है कि पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है। तो क्या पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता? बिल्कुल होता है, कोई भी पदार्थ में उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान ही होता है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये मतलब ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, यानी पदार्थ में द्रव्यमान होता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि ठोस पदार्थ की आकृति हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब गैस का आयतन अनिश्चित होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आयतन जो होता है ना, गैस को क्या करते हैं, किसी भी बर्तन में डालेंगे ना, इस बर्तन में, छोटे बर्तन में डाले तो ये पूरा आयतन ये इसका ले लेगा। अगर इसी इतना ही अमाउंट गैस को बड़े बर्तन में डाल देंगे तो ये भी पूरा आयतन घेर लेगा, यानी पूरा जगह घेर लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि गैस का आयतन अनिश्चित होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठोस के कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, नहीं, बिल्कुल वेग होता है, बहुत कम मात्रा में ही होता है, लेकिन वेग होता है। ये स्टेटमेंट भी, सॉरी, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट, गैस के कण संपूर्ण उपलब्ध स्थान में इधर से उधर गमन यहाँ करते हो जाएगा, करते रहते हैं, यानी गैस के कण संपूर्ण उपलब्ध स्थान में इधर से उधर गमन करते रहते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसको किसी भी बर्तन में रख लीजिए, या फिर मान लीजिए आप वातावरण में या अपने रूम में कोई गैस ला करके वहां पे उसको रिलीज कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो पूरा वातावरण में फैल जाएगा, यानी कि उसके कण क्या होते हैं, संपूर्ण उपलब्ध स्थान में इधर से उधर गमन करते रहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बात है नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान अंतरा अनुग स्थान कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। कोई पदार्थ ले लेते हैं तो इसके बीच के कणों के बीच जो स्थान होता है, इसको क्या कहते हैं, अंतरा अनुग स्थान कहते हैं। अंतरा अनुग स्थान कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, 7वां नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द्रव अवस्था में अंतरा अनुग आकर्षण बल
उसकी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होता है। नहीं, ठोस में सबसे ज्यादा, ठोस में क्या होता है, ठोस अवस्था में क्या होता है, सबसे ज्यादा अंतरानुकर्षण बल लगता है, इसलिए तो ये ठोस है, बहुत मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि द्रव अवस्था में अंतरानुकर्षण बल ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होता है। बिल्कुल गलत। ठोस में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद द्रव में होगा, और सबसे कम क्या होता है, गैस में होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। दो विभिन्न गैसें परस्पर मिश्रित नहीं हो सकती है। नहीं। अब वातावरण में आप देख लीजिए, वातावरण में आपका जो वायु है, वायु में तो बहुत सारा गैस घुला हुआ है ना। कितना सारा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा गैस जो है आपस में घुला हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत कह रहा है, यानी कि दो विभिन्न गैस है परस्पर मिश्रित नहीं हो सकती, जबकि मिश्रित हो सकती है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो किसी गैस का द्रव रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। वे गैसें जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती हैं वाष्प कहलाती हैं। वे गैसें जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती है क्या कहलाती है, वाष्प कहलाती है। बिल्कुल सही है। सफेद वस्त्र उष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करता है, इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग सफेद वस्त्र ही पहनना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल सही है। गर्मी के दिन में क्या होता है कि हम लोग व्हाइट कपड़ा या हल्का कलर का कपड़ा ज्यादा पहनते हैं, क्योंकि वो उष्मा का अवशोषण कम करता है, इसलिए क्या होता है, ठंडक महसूस होता है हम लोग को। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, यहाँ क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म क्या हो जाएगा, कणों हो जाएगा, यानी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। दूसरा है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। ओके। द्रव और गैस की तुलना में ठोस में उपस्थित अंतरानुक आकर्षण बल डैश होता है, यानी क्या होता है, और ठोस में क्या हो जाएगा, द्रव और गैस की तुलना में क्या हो जाएगा, ठोस में जो उपस्थित अंतरानुक आकर्षण बल है अधिक हो जाता है। इसलिए ये क्या होता है, ठोस बहुत मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। ठोस के कण जो होते हैं क्या होता है, बहुत मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। किसके वजह से, अंतरानुक आकर्षण बल की वजह से। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ठोस पदार्थ में किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, द्रवन कहलाएगा। जैसे बर्फ को पिघला दिए तो क्या हो जाएगा, वो द्रवन कहलाता है। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाएगा। अगर वाष्प में बदल रहा है तो क्या हो जाएगा, वाष्पन कहलाएगा। ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी सब्लिमेशन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। वाष्पन द्रव की डैश पर होता है, जबकि उबलना द्रव के डैश से होता है। कहने का मतलब ये है कि वाष्पन जो होता है द्रव की हमेशा सतह पर होगा। वाष्पन क्या होता है, हमेशा द्रव की सतह पर होता है। जहां पर भी आप वाष्पन की प्रक्रिया देखेंगे, जैसे कि नदी है, नदी में या तालाब या पोखर जो भी देखते हैं आप, वहां पर जब वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है, हमेशा जो उसके जो ऊपर वाला सतह का जल होगा वही वाष्पित होगा। ऐसा नहीं है कि अंदर वाला जल वाष्पित हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो द्रव की सतह पर जो जल होगा, मतलब जो तालाब की सतह पर जो जल होगा उसी का वाष्पन होता है। जबकि उबलना जो होता है, उबलना द्रव के भीतर से होता है। यानी कि अगर किसी पानी को अगर आप उबाल रहे हैं तो आप देखिएगा कि पानी के अंदर बुलबुला शुरू हो जाता है। जब पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, पानी के अंदर जो है इस तरह से आप छोटे छोटे बुलबुला को देखिएगा, यानी कि इसके जो उबलने की प्रक्रिया है वो भीतर से होती है। और वाष्पन क्या होता है, ये जो जल का जो ऊपरी सतह होता है, वाष्पन की प्रक्रिया यहीं से होती है, ना कि अंदर से। तो क्या हो जाएगा, वाष्पन द्रव की सतह पर होगा, जबकि उबलना द्रव के भीतर से होगा। आठवां नंबर क्या कह रहा है, गैस डैश होती है, यानी क्या होती है, गैस क्या होती है, संपीड़ीय होती है, यानी इसको संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। ठोस क्या होता है, असंपीड़ीय होता है, ठोस को नहीं दबाया जाता, नहीं दबाया जा सकता है। आप कोई ईटा ले लीजिए, उसको दबा कर देखिए तो क्या आप दबा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दबा पाइएगा। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ठोस पदार्थ के द्रवनांक एवं क्वथनांक डैश होते हैं। तो ठोस पदार्थ के द्रवनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं हमेशा उच्च होते हैं, कमरे के ताप से भी उच्च होते हैं। अब जैसे कि आप एक लोहा ले लीजिए,
लोहा को आप अगर पिघलाना शुरू कीजिए तो क्या कमरे के तापमान पे वो पिघलेगा? बिल्कुल नहीं। कमरे का तापमान मान लेते हैं 20 डिग्री, ये होता है, ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लेकिन अगर आप लोहा को इस टेम्परेचर पे पिघलाना शुरू कीजिएगा तो ये बिल्कुल नहीं पिघलेगा, इसको बहुत ज्यादा यानी कमरे के ताप से ज्यादा टेम्परेचर, और उबलने के लिए उससे भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों की डैश ठोस के कणों की तुलना में अधिक होती है। द्रव में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों की गतिज ऊर्जा, यानी उसके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। तो हमारे ये कुछ क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। आप अपने से प्रैक्टिस करते रहिए, इसको फिर से बनाइए, अपने से बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए।